हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं एफबी और इंस्टा पे, तो मेरी आईडी यहां पे दे रखी है। और हर क्लास के बाद मैं आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे कौशल क्लासेस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली क्लास हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर। इस क्लास सीरीज में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं टेंस से। टेंस से शुरुआत करने का एक बड़ा रीज़न है। देखो, शुरुआत हम सेंटेंस पैटर्न से या सेंटेंस सिंथेसिस से या पार्ट्स ऑफ स्पीच से कर सकते थे, लेकिन एक बेसिक सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमें वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें वर्ब को समझना है ना, तो हमें टेंस को समझना ज़रूरी है, कि टेंस से ही हम वेरियस वर्ब्स की फॉर्म को का यूज कर सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप कुछ भी आज नया सीख के जाते हैं, और डेफिनेटली आप सीख के जाएंगे, तो भाई सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुद्दे की बात ज़्यादा होगी, ये बातें सिर्फ एक बार ही बोलता हूं मैं। सबसे पहली बात है फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फॉर्म ऑफ वर्ब से सर आपका क्या मतलब है? देखो भाई, टेंस, कई लोग क्या होते हैं, टेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि जो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो कितने तरह की होती है और हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो टेंस की शुरुआत करने से पहले हमें वर्ब की वेरियस फॉर्म्स को जानना जरूरी है। कैसे उन्हें यूज करते हैं, क्या उन्हें कहते हैं। अगर आपका टीचिंग का एग्जाम है तो टीचिंग के एग्जाम में तो पूछ लिया जाता है कि ये इस वर्ब की फॉर्म का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टेंस सीखने से पहले फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कितने तरह की फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, तो V1, V2, V3, V4, V5, आप सभी को पता होगा कि 5 तरह की हमारी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। बेसिक हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती है, पहली 3 होती है V1, V2, V3। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोई भी वर्ब ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ब ले ली, जैसे कि मैं वर्ब ले लेता हूं गो, बड़ी ही सिंपल सी वर्ब ले लेता हूं। अगर इसकी बेसिक फॉर्म की बात करता हूं गो की, तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी। बेसिक फॉर्म वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म। उससे बाकी जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, वो डराइव्ड होती हैं, उससे ही हम उसको ही मॉडिफाई करके बनाते हैं। अब V1, V2, V3, V4 ये होता क्या है सर? बेसिकली इसको जानना जरूरी है। V1 बेसिक फॉर्म को हम V1 प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखो, ये आपको नाम पता होने चाहिए, आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। HSSC के जितने भी एग्जाम्स है आप उठा के देख लीजिए, कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब V1 प्लस ING, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, ये हमारी प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वर्ब। ठीक है, प्रोग्रेसिव वर्ब। प्रोग्रेसिव यानी कि जब हमारा कोई काम प्रोग्रेस में होता है, कंटिन्यूअस होता है, तब हम इस वर्ब का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। V5 हमारा हो गया V1 प्लस S और ES। अब ये भी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो सर V1 में और V5 में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज करते हैं, जब हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, जैसे आई गो, शी गोज, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। तो शी के साथ हमारा V5 लगेगा और आई के साथ हमारा क्या लगेगा? V1 लगेगा। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है V1 और V5 में। बाकी ये दोनों वर्ब्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती हैं। अब फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। अब बात करते हैं ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके सामने।
ये कुछ सिर्फ ये आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने बहुत पहले फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी होंगी, आपने कभी ना कभी इनको लर्न किया होगा। मैं चाहता हूं कि आप है ना इसको एक बार पक्का रिवाइज कर लें अगर आपको पहले से ही लर्न है। और जिन बच्चों को पहले से लर्न नहीं है, टेंस सीखना है, तो भाई फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखनी जरूरी है, इनको लर्न करना जरूरी है। नहीं तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप अटक जाओगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हिंदी नहीं डाली है, वहां पे मैं हर एक वर्ड की हिंदी भी डालूंगा। उससे क्या होगा, आपकी जो वोकेबलरी है वर्ब से लेके, जो आपकी वर्ब से रिलेटेड वोकेबलरी है वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब जो ये वर्ब होती है ना जिसकी हम फॉर्म्स बनाते हैं, वे बेसिकली दो तरह की होती है। पहला जो हमने देखा रेगुलर वर्ब्स, और दूसरा हमने देखा इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम ईडी लगाते हैं, यानी कि जो बेसिक फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं आस्क है, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे बिहेव है, इन दोनों वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जब मैं इनके पास्ट फॉर्म बनाता हूं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाता हूं, तो सिर्फ मैं उसकी स्पेलिंग में क्या करता हूं? ईडी, उस वर्ब के बाद ईडी ऐड कर देता हूं और इसकी फॉर्म चेंज कर देता हूं, इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना देता हूं, यानी कि सेकंड फॉर्म बना देता हूं, थर्ड फॉर्म बना देता हूं। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनकी हम स्पेलिंग चेंज करते हैं जब उनकी हम फॉर्म ऑफ वर्ब बदलते हैं। जैसे कि पहला ही एग्जांपल देख लो, यहाँ पे अबाइड वर्ड दे रखा है, अबाइड को हमने बदल के पास्ट फॉर्म में कर दिया अबोड, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कर दिया अबोड और अबाइडेड। अब सर यहाँ पे एक वर्ब और है जिसमें आपने ऐसा किया है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दो वर्ब दे रखी हैं, ये ऐसा क्यों किया है? उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। जैसे बियर है, बोर है, बोन है एंड बोन है। देखो भाई, फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरुआत करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि कई जो फॉर्म्स हैं वर्ब की, उनके अलग अलग यूज होते हैं। जैसे अबाइड की बात करूं मैं, अगर मैं अबाइड का मीनिंग की बात करूं तो अबाइड का मतलब होता है अनुसरण करना या डटे रहना एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है। और बियर का मतलब क्या होता है? हमारा जन्म देना। ठीक है, पैदा होना है या जन्म देना। ठीक है। तो यहां पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ये फर्स्ट यूज है, ये सेकंड यूज है, दो यूज दे रखे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। और बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इस तरीके का कैरेक्टर शो करती हैं। अगर आप बोलेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर ऐसी सभी वर्ब्स के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका लेना देना किससे है? इसके यूज से। अब इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है, इस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, देखिए मैं दो एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहां पे अबोर्ड दे रखा है और यहां पे अबाइडेड दे रखा है। ऐसा क्यों किया गया है? देखो, जो अबाइड जो वर्ब होती है, इसको दो तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि अबाइड, सिर्फ अबाइड यूज किया जाता है, और एक यूज किया जाता है इसको फ्रेजल वर्ब में, अबाइड बाय। ठीक है। जब इसको सिंपली एज ए वर्ब यूज किया जाता है विदाउट एनी प्रेपोजिशन, तो जब इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं अबोर्ड। और जब हम अबाइड बाय फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि उसके ऊपर जमे रहना, उसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर डटे रहना और बंधे रहना, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, तो हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इसका यूज करते हैं अबाइडेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हमने विदाउट प्रीपोजिशन यूज किया तो अबाइड यूज करेंगे, अबाइड अबोर्ड यूज करेंगे, और विद प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब के रूप में हमने इसको यूज किया तो अबाइडेड बाय यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव अबाउड माय फादर, यानी कि मैंने अपने फादर को फॉलो किया है, उनकी सारी बातें मानी है। आई हैव ऑलवेज अबाइडेड बाय माय वर्ड,
और मैं हमेशा अपने शब्दों पर डटा रहता हूं, जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे बोन है। अगर मैं बोन वर्ड का पैसिव वॉइस में यूज करता हूं, पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं, जब हम बी फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हमेशा इसका मतलब होता है पैदा होना। क्या मतलब होता है इसका? पैदा होना। तो हम बोन का यूज करते हैं। और जब हम बोन का यूज करते हैं, ये हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जब परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करने का मतलब क्या है, बेसिकली हम सिंपल फॉर्म में इसका यूज करते हैं, एक्टिव फॉर्म में इसका यूज करते हैं, तो हमेशा ये हैव की फॉर्म के बाद यूज होता है। तो इसका मतलब होता है पैदा करना, पैदा करना। पैदा होना और पैदा करने में डिफरेंस है। तो पैदा होगा तो बोर्न वर्ड का यूज करा जाएगा विदाउट ई, और पैदा करेगा कोई तो बोर्न विद ई का यूज किया जाएगा। और ऐसी कंफ्यूजिंग वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। कोई रूल नहीं है, आपको इनका मीनिंग समझना पड़ेगा, इनका यूज समझना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं, टेंस का इसके साथ क्या रिलेशन है? भाई टेंस का इसके साथ रिलेशन है, मैं अभी समझाता हूं आपको। टेंस बेसिकली होता क्या है, टेंस की डेफिनेशन अगर हम समझे तो डायरेक्टली बोल देते हैं भाई टेंस क्या होता है। तो आप सीधा जवाब देंगे टेंस होता है भाई प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। टेंस बेसिकली क्या है? टेंस एक मेथड है, एक जरिया है, एक तरीका है जो क्या करता है, चेंज करता है। किसको चेंज करता है? वर्ब को चेंज करता है, उसकी फॉर्म्स को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू टाइम। पहली जो चीज है वो किसको चेंज करता है? टाइम को चेंज करता है। ठीक है, जब हम टाइम के अकॉर्डिंग किसी एक्शन को चेंज करते हैं तो वो टेंस के अंदर आता है। यानी कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं है। वर्ब को अलग अलग तरीके से सेंटेंस में चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग या मैनर या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी कि जो एक्शन है, एक्शन क्या होता है बेसिकली सेंटेंस में? एक्शन क्या होता है? वर्ब को ही तो हम एक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड को ही तो वर्ब बोला जाता है। सेंटेंस में जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो वो किस तरीके से किया गया है और किस समय पे किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत सारे दे देते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल की कभी भी कटौती नहीं करेंगे कि मैंने आपको कोई लॉजिक समझा दिया और उसके एग्जाम्पल नहीं दिए, एग्जाम्पल भरपूर देंगे। अब देखो यहाँ पे बेसिकली तीन चीज का यूज हुआ है भाई। यहाँ पे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप एस्टेट पास करके आए हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा, या कभी भी आपने इंग्लिश को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सेंटेंस का बेसिक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमने हर सेंटेंस में आई लिया है, और वर्ब के रूप में हमने हर सेंटेंस में स्टडी लिया है, और ऑब्जेक्ट के रूप में हर सेंटेंस में हमने क्या लिया है? मैथमेटिक्स लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में वर्ब को स्टडी लिख दिया, इस सेंटेंस में वर्ब को स्टडीड लिख दिया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, शैल विल, और उसके साथ क्या लगा दिया? V1 लगा दिया। इस सेंटेंस में M लगा दिया और V1 प्लस ing लगा दिया। ठीक है, इस सेंटेंस में वॉज लगा दिया और उसके साथ क्या लगा दिया? ing लगा दिया। इस सेंटेंस में विल बी और स्टडिंग। इसी तरह नीचे से कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, इस सेंटेंस में हमारा हेड लगाया और उसके साथ क्या लगा दिया? थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो हमने अभी अभी देखा कि वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स का हम यूज करते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा है,
तो मेरे भाई आपको क्या देखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो मैं बच्चों से शुरुआत में ही पूछ लेता था, भाई बताओ कि आप सेंटेंस में किसी टेंस को पहचानोगे तो क्या कैसे पहचानोगे, क्या क्राइटेरिया होता है? भाई कोई क्राइटेरिया नहीं होता। टेंस यानी कि क्या है? टेंस बेसिकली इज इक्वल टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस कुछ नहीं है, टेंस सिर्फ क्या है? वर्ब की वेरियस फॉर्म है। अगर आपने वर्ब की वेरियस फॉर्म्स को पहचान लिया तो आप क्या पहचान जाएंगे? टेंस। अब टेंस सर आपने बता दिया कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, लेकिन हमने तो देखा है कि आपने यहाँ पे 12 सेंटेंसेस लिख दिए और 12 के 12 सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके की फॉर्म्स लिखी है। कभी स्टडीड से पहले हैव का यूज कर दिया, कभी स्टडीड से पहले किसी प्रेपोजिशन किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। जैसे कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैं नंबरिंग कर देता हूं सेंटेंसेस की, यहाँ पे स्टडीड से पहले तो हेड लगा दिया, यहाँ पे स्टडीड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। तो इस स्टडीड में, इस सेकंड सेंटेंस में जो स्टडीड है और जो 8th सेंटेंस में स्टडीड है, इन स्टडीड में क्या डिफरेंस है, क्यों हमने इसको यूज किया है? तो यही तो हम आज जानने आए हैं, यही तो आज हम पहचानेंगे किस तरीके से टेंस का यूज करते हैं और क्यों फॉर्म्स ऑफ वर्ब को ही टेंस कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो टेंस को अगर जानना है ना तो टाइम को जानना बहुत जरूरी है। मैंने अभी अभी बताया पिछले यहाँ पे मैंने बताया कि टेंस क्या है। टेंस चेंज करता है वर्ब को टाइम के अकॉर्डिंग या सिचुएशन या मैनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है उसका कि टाइम के अकॉर्डिंग जब हम किसी एक्शन को, किसी वर्ब को चेंज करते हैं तो टाइम कितने तरह का होता है। देखो टाइम कितने तरह का हो गया, टाइम आप समझ गए ना। तो टेंस के जितने भी लॉजिक्स मैं आपको बताऊंगा, जितने भी लॉजिक आपको समझाऊंगा, भाई आपको रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्लास खत्म करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि टेंस को यूज कैसे करना है। और अगर पेपर में रूल से बाहर कोई क्वेश्चन आ जाता है, रूल से हट के कोई क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, एक्शन की सिचुएशन या मैनर को समझ जाते हैं, तो आपको रूल रटने की जरूरत नहीं है। और मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्टली रूल करवा दो, हम याद कर लेंगे, पेपर में आएगा हम कर देंगे। नहीं भाई, अगर आप सेंटेंस को समझ ही नहीं पाए ना तब वो बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसको ठीक करना। बहुत बात सारे बच्चे आसान आसान क्वेश्चन, थोड़ी सी अगर मॉडिफिकेशन हो जाती है ना रूल में तो गलत करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, 100% एक्यूरेसी को अचीव करने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं ना तो टाइम दो तरह का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। कैसा होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है और ड्यूरेशन होता है। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन का मतलब क्या है? देखो टाइम अगर देखे ना, टाइम के बारे में एक फेमस कोट है, टाइम इज लाइक ए रिवर। टाइम जो होता है एक नदी की तरह होता है। अगर हम टाइम की टाइमलाइन को समझ गए ना तो हम सारी चीजें समझ जाते हैं। जैसे कि ये टाइम की टाइमलाइन है, फॉर एग्जांपल कोई टाइम यहां से शुरू हुआ है और यहाँ पे आके वो टाइम क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। किसी पॉइंट पे, जैसे कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी क्या बजे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि अभी 8 बजे हैं, 8 AM है, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। किसी पॉइंट पे मैंने कोई काम कर दिया, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। और इस पॉइंट से पहले कोई काम किया, फॉर एग्जांपल मैं 6 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया था और इस पॉइंट के बाद किसी पॉइंट पे काम किया, फॉर एग्जांपल मैंने काम किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 बजे, मैं 12 PM ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई काम किया। तो 6 AM पे कोई काम किया, 8 AM पे कोई काम किया, 12 PM पे कोई काम किया। और पॉइंट कैसे बता सकते हैं, मैंने भाई संडे को कोई काम किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज ट्यूसडे है, मैंने ट्यूसडे को कोई काम किया। फॉर एग्जांपल आगे जाके मैं थर्सडे को कोई काम करूंगा, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। ऐसा टाइम का कोई भी रेफरेंस जिसपे हम किसी एक घटना को बता सकते हैं कि ये हैपन हुई है, ये हो गया है, तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम।
अब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था फॉर एग्जांपल 6 बजे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 8 बजे तक, तो इसके बीच का जो ये अवधि है इसको हम ड्यूरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये कितने हो गए 2 आवर्स, इस चीज को हम क्या बोलेंगे ड्यूरेशन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया हो जाएगा पॉइंट। अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना तो टेंस मान लो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था एक कि किसी भी एक्शन को हम अगर टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, किसी भी एक्शन को टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं या किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो हमारा जो एक्शन है वो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हम फॉर्म्स बदल देते हैं और उस फॉर्म बदलने को ही हम टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम पिछले एग्जाम्पल हमने लिया था, एक वर्ब लेते हैं, एक एक्शन लेते हैं स्टडी, पढ़ाई करने का एक्शन ले लेते हैं हम, पढ़ाई करने का स्टडी, ठीक है। ये हमारा एक्शन है और इस एक्शन को हम यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में टेंस को समझने के लिए। अब बेसिकली अगर मैं प्रेजेंट मान के चलता हूं 8 AM को और पास्ट मान के चलता हूं 6 AM को और फ्यूचर मान के चलता हूं 12 PM को, इसी अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस आपके फ्रेम किए हैं ताकि समय कम लगे। बहुत मेहनत लगती है भाई, ये सारी चीजें प्रिपेयर करने में कहीं लिखी नहीं होती, खुद से प्रिपेयर करनी होती है बहुत सोच समझ के कि किस तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर किया जाएगा और कम से कम समय में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे मैं आपको दे सकता हूं। अगर बात करूं ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो कम से कम 1 या 2 क्लास लग जाती हैं 1.5 घंटे की, ठीक है। उसको 10 मिनट में समराइज करना, इसके लिए ये सारी चीजें आप पहले से तैयार करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि टेंस चेंज करता है वेरियस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग और मैनर के अकॉर्डिंग। टाइम के लिए मैंने 3 टाइम ले लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर 8 AM पे मैंने कोई काम किया था तो वो प्रेजेंट है, 6 AM पे कोई काम किया था तो वो पास्ट है और 12 PM पे मैंने कोई काम किया तो वो फ्यूचर है। अब मैंने काम क्या किया स्टडी करने का, किसको मैथमेटिक्स को। अगर प्रेजेंट में कोई काम हुआ है और ये जानकारी नहीं है, ये हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है कैसे काम हो गया, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कितनी देर हुआ, किसने कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ हमें ये जानकारी है कि कोई भी एक्शन हमारा प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। यानी कि बेसिकली हमें पता है कि एक्शन सिर्फ हुआ है तो हम क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है उसको हम बोलते हैं सिंपल सिचुएशन या इनडेफिनिट सिचुएशन। इनडेफिनिट सिचुएशन सिर्फ हमें ये पता है कि प्रेजेंट में काम हो गया है या पास्ट में काम हो गया है या फ्यूचर में काम हो गया। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करता हूं मैथमेटिक्स को, आई स्टडी मैथमेटिक्स, इस सेंटेंस से सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि भाई मैंने मैथमेटिक्स को पढ़ा है, कब पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कंप्लीट पढ़ा है या इनकम्प्लीट पढ़ा है, ये कोई भी जानकारी मुझे नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल टेंस। और ये अगर प्रेजेंट में हुआ है तो इसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। मैं दूसरी इंक यूज कर लेता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहां पे सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है, ठीक है। अगर मैंने पास्ट में कोई काम किया था, सेम सिचुएशन, हमें नहीं पता कैसे हुआ, कंप्लीट हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, कंटिन्यूअस चला या नहीं चला, सिर्फ काम हो गया। जैसे आई स्टडीड मैथमेटिक्स 2 आवर्स अगो, अरे भाई 2 घंटे पहले पढ़ा था, ये नहीं पता कैसे पढ़ा था, किसी पॉइंट पे पढ़ा था या किसी ड्यूरेशन के लिए पढ़ा था तो नहीं पता, हमें सिर्फ काम पास्ट में हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सिंपल टेंस। अगर पास्ट में हुआ है तो सिंपल पास्ट। और अगर ऐसा ही फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, जैसे कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा आफ्टर 4 आवर्स, तो यहाँ पे बोलते हैं हम सिंपल फ्यूचर या इनडेफिनिट फ्यूचर।
हमें नहीं पता एक्शन कैसे हुआ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, कोई अभी हम पढ़ रहे हैं, बाहर से कोई आ जाता है या बाहर से कोई आके हमें देखता है कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, ना तो हमें इसका स्टार्ट पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और ना ही इसका हमें एंडिंग पॉइंट पता है, सिर्फ हमारा काम किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस टाइम पे हमारा काम जारी है, हम इस सेंटेंस से पता नहीं लगा सकते कि काम कब शुरू हुआ था और कब जाके खत्म होगा, तो उसको हम रखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में, जो हमारा सेकंड है। अब भाई कॉन्टिन्यूअस तो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स नाउ, अब पढ़ रहा हूं, आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पे पढ़ रहा था, या आई विल बी स्टडिंग, या 4 घंटे में पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहां पे हमने, अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट में कॉन्टिन्यूअस है कोई एक्शन तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो पहला हमारा टेंस हो गया सिंपल, सिंपल के 3 टाइम हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस, अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता है, एंडिंग पॉइंट का नहीं पता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल 8 बजे, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं 8 बजे, वो अगर एक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। और अगर कोई एक्शन, किसी एक्शन से ये पता चले कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, भाई या तो कोई एक्शन कंप्लीट होगा या कोई एक्शन इनकम्प्लीट होगा, तो 2 ही सिचुएशन हमारी हो सकती हैं। अगर वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है तो वो हमारे लिए परफेक्ट सिचुएशन होती है, तो इसलिए हमने एक टेंस बना दिया परफेक्ट टेंस। तो हमारा परफेक्ट टेंस कैसे हो सकता है कि हमारा परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया था 6 बजे और मैंने मैथमेटिक्स पढ़ के खत्म कर दिया 8 बजे तक, यानी कि शुरुआत का भी पता है, अंत का भी पता है, काम कंप्लीट हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ, ये सारी जानकारी भी पता है। तो जब हमारा काम इनकम्प्लीट या कंप्लीट हमें दिखाना होता है तो हमें परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया आई हैव स्टडीड मैथमेटिक्स सो फार, अब तक मैंने मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, मेरा काम मैथमेटिक्स पढ़ने का काम पूरा हो चुका है, स्टडी करने का मैथमेटिक्स काम पूरा हो चुका है। अब आई हैड स्टडीड मैथमेटिक्स सिंस 6 AM, ठीक है, अब 6 बजे तक मैंने मैथमेटिक्स का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था, उससे पहले मैंने जो काम है वो कंप्लीट कर लिया था, तो हम इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। अच्छा, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? देखो, पास्ट ऑफ पास्ट को ही बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट को ही बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट को ही बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब, फॉर एग्जांपल, ये टाइमलाइन समझना है भाई, बेसिकली अपने आप को टाइमलाइन के ऊपर रख के देख लिया करो, उस सिचुएशन को उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आप बन जाया करो और टाइम को सोचने की कोशिश किया करो। फॉर एग्जांपल 6 बजे मैंने पढ़ना शुरू किया था, इस 6 बजे से पहले भी तो कोई टाइम हो सकता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 4 AM। ठीक है, टाइमलाइन को समझ गए तो सब कुछ समझ गए। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई एक्शन हुआ यहाँ पे 6 AM पे, ये पास्ट हुआ हमारे लिए, अगर मैं 8 बजे की बात कर रहा हूँ तो 8 बजे के हिसाब से ये पास्ट हुआ, तो इस पास्ट से पहले अगर कोई पास्ट था तो उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। अगर यहाँ पे कोई एक्शन ओकर हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, तो दूसरे पॉइंट पे अगर कोई काम होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी कि इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। 6 AM हमारे लिए पास्ट है, उससे भी पहले कोई काम हुआ है तो वो क्या है? पास्ट परफेक्ट एक्शन में यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, आई विल हैव स्टडीड बाय टुमारो, अब मैं इसमें लिख देता हूं टुमारो। ठीक है, ये टाइप नहीं हुआ था तो लिख देता हूं आई विल हैव स्टडीड मैथमेटिक्स बाय टुमारो। अब यहाँ पे कल तक पढ़ूंगा। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में,
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो डिफरेंस क्या है भाई, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना उसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमें स्टार्टिंग का पता नहीं होता, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमें स्टार्टिंग का पता होता है कि काम हमने कब शुरू किया था। कंटिन्यूअस है, सीधी सी बात है, इन प्रोग्रेस है, अभी जारी है, इस समय में प्रेजेंट में वो जारी है, लेकिन हमें पता होता है उसका क्या स्टार्ट टाइम, कि वो जो काम हुआ था वो कब शुरू हुआ था। जैसे कि इसकी बात करूं, आई हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स सिंस 6 AM। अब मैंने 6 बजे पढ़ना शुरू किया था और मैं 8 AM तक, अभी तक वो मेरा काम पढ़ने का कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स सिंस 6 AM, 6 बजे, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कि कब शुरू किया। ठीक है। अब जैसे पास्ट में भी यूज हो सकता है, जैसे 2 डेज, यानी कि 6 बजे हमने ना 2 डेज पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, और आफ्टर 2 डेज भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं। ये जो अगर आप टाइमलाइन को समझ जाते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि काम किस समय हुआ, किस तरीके से हुआ। अगर काम सिंपल तरीके से हमें पता नहीं है कि वो कैसे हुआ है, वो रेगुलरली होता है या इरेगुलरली होता है, या भाई हमारा, इसको मैं स्क्रीन को एक बार साफ कर देता हूं आपके लिए, क्लियर कर देता हूं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर ये अगर हमने प्रेजेंट लिखा और उसके बाद हमने फ्यूचर लिखा, ठीक है, टाइमलाइन को समझना जरूरी है। और ये हमारा पास्ट है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर प्रेजेंट में कोई काम होता है तो हम उसको सिंपल टेंस में रखेंगे। ये सारी सिंपल फॉर्म है। टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में लिख सकते हैं। सेकेंड टेंस हमने बताया, कोई काम अगर कंटिन्यूअस है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है या एंडिंग पॉइंट नहीं है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जारी है वो काम, तो हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। और अगर हमें पता है कि कोई भी एक्शन, काम का कंप्लीट होना या इनकम्प्लीट होना कोई एक्शन दिखाता है, तो उसको हम परफेक्ट टेंस में रखेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे। और अगर कोई भी एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस कैसे है हमें पता है, उसकी स्टार्टिंग क्या होगी, क्या थी, कहाँ से एक्शन शुरू हुआ था, कहाँ से हमने उस काम को करना शुरू किया था, तो उन सभी एक्शन को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। विद एग्जांपल आपको समझा दिया है। अब सीधी सी बात है, हमने स्टडी को वेरियस फॉर्म में यूज किया है। स्टडी को हमने वर्ब V1 में यूज किया, स्टडीड V2 में यूज किया, विल शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने V1 में यूज किया, आईएनजी फॉर्म में यूज किया, हैव की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज किया। तो स्टडी जो हमारी बेसिक वर्ब है, इसकी वेरियस फॉर्म्स को यूज करना ही टेंस कहलाता है। इसकी फॉर्म्स को यूज करना और इसकी फॉर्म्स को चेंज करना ही क्या कहलाता है, टेंस। और टेंस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होता है और सिचुएशन ऑफ एक्शन होता है कि किस तरीके से वो काम किया गया है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा देर में अब नहीं लूंगा आपके लेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, टेंस को पहचानना। कल से मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने वाला हूं। कल सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर वीडियो हो जाएगी, कहाँ कहाँ हम उसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको यूज करेंगे। उससे पहले ये टेंस की इंट्रोडक्टिव वीडियो जरूरी थी, क्योंकि जब तक कल मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं तो आपको क्या काम करना है, आपको इनका आइडेंटिफिकेशन लर्न कर लेना है। कुछ बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनको ये आता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता है टेंस का। तो जल्दी से इसको लर्न कर लें। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, अगर सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई या डू डज आया या उसके साथ एस लगा है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अगर सेकेंड फॉर्म आई और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, सेकेंड फॉर्म आई और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। शैल विल के साथ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, V1 लगा देते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा।
इजएमआर के साथ अगर देखो, अब आईएनजी से तो आप पहचान जाओगे, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, V1 प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कंटिन्यूअस फॉर्म होती है। अगर आईएनजी वाला वर्ब लगी है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और आईएनजी वाली वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजएमआर लगा है तो प्रेजेंट है, वॉज वर लगा है तो पास्ट है, शैल विल बी लगा है, शैल विल के साथ बी लगा दिया। देखो दोनों हेल्पिंग वर्ब में फर्क है, यहाँ पे शैल विल अकेला लगा है, यहाँ पे शैल विल के साथ बी लगा दिया है, क्योंकि बी कंटिन्यूटी को दिखाता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म में हमेशा कंप्लीटेड एक्शन माना जाता है, तो हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अगर पास्ट पार्टिसिपल से पहले, थर्ड फॉर्म से पहले हैज हैव लगा दिया तो प्रेजेंट है, हैड लगा दिया तो पास्ट है, और शैल हैव या विल हैव लगा दिया फ्यूचर है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों को पहचानने का, दोनों को डिफरेंस क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। भाई हेल्पिंग वर्ब को देखो, इजएमआर लगा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और हैज बीन और हैव बीन लगा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए एक चीज और की जाती है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं, सिंस फोर प्लस टाइम का, यानी कि सिंस फोर प्रेपोजिशन के साथ अगर टाइम लगता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा, तो उसके आईएनजी के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में, हैड बीन पास्ट में, और शैल हैव बीन और विल हैव बीन फ्यूचर में। एग्जाम्पल आपको देखें सारे के सारे एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, पढ़िए, डिफरेंस देखिए कि किस टेंस में क्या डिफरेंस है, किस टेंस में कैसे हमारी वर्ब को यूज कर रखा है। अगर आपको कोई बोल दे टेंस पहचानना है तो आंख बंद करके आपको टेंस पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फॉर्म को देखना पड़ेगा, किस वर्ब की फॉर्म का यूज हुआ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है, देखो यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब बता दिया V1 प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस में लगता है, और इजएमआर लगा दिया, ये क्या लगता है, हमारा प्रेजेंट में लगता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 प्लस आईएनजी लगेगा, लेकिन अगर उसको पहचानना है कि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें क्या देखनी पड़ेगी, हेल्पिंग देखनी पड़ेगी, इजएमआर लगाना है, वॉज वर लगाना है, या शैल बी विल बी लगाना है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं HSSC TGT स्क्रीनिंग के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई KVS का पेपर उठा के देखो, HTET का पेपर उठा के देखो, CTET का पेपर उठा के देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वर्ब को अंडरलाइन किया जाता है या सेंटेंस दिया जाता है, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस लगा है। अभी TGT इंग्लिश का पेपर हुआ था, TGT इंग्लिश का पेपर हुआ था KVS का, और पिछले साल के HTET के पेपर उठा के आप देखिए, उनके अंदर क्या पूछ रखा है, बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि बताइए इसमें टेंस कौन सा है। टेंस पहचानेंगे कैसे, फॉर्म ऑफ वर्ब से, कौन सी फॉर्म लगी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है। हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमें टेंस का टाइप बताता है। सिंपल है, हमारा कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जाते हुए मैं आपको एक एक्सरसाइज देके जा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको पहचानना है कि सभी के अंदर टेंस कौन सा है। जिन बच्चों को पहचानना आता है मैं उनसे भी निवेदन करूंगा 100% आप इस एक्सरसाइज को अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, और आप आइडेंटिफाई करिए किसको, टेंस को इस सेंटेंस के अंदर। 100% है ना, बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी एक्सरसाइज मैं देता हूं तो 100% सभी के आंसर ठीक हो, बहुत सारी चीजें जो होंगे वो आप शौक रह जाएंगे। ठीक है, तो टेंस पहचानिए, इसके आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप आंसर चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होती है कि ये टेंस कैसे आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं डाउट ले लूंगा। ठीक है, चलिए भाई बहुत मेहनत लगती है, आप पक्का यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने पढ़ा है तो आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और आपने देखा होगा कि बहुत ही रिसोर्सफुल आपकी ये वीडियो रही है, और रिसोर्स को अच्छे तरीके से डिलीवर करने में और उसको
बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो भाई रिस्पेक्ट करें मेहनत की और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो 10th सीखना चाहते हैं और जिनका ग्रामर पोर्शन पेपर में आता है। खास करके अभी जो HSSC TGT स्क्रीनिंग में पेपर होने वाला है, ये उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो है। नेक्स्ट क्लास होगी सिंपल प्रेजेंट की। अभी मैं टाइम टेबल की एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, टाइम टेबल बता दूंगा। टाइम टेबल में मैं बताऊंगा 3 वीडियो डेली आपकी आएंगी ग्रामर की, और उसके बाद आपकी आएगी वीडियो वोकैब की, और तीसरी वीडियो आएगी आपकी लिटरेचर की। तो किस टाइम कौन सी वीडियो आएगी देखते रहिए, जुड़े रहिए। शबा खैर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।